आप सभी का डीडी न्यूज में आपके साथ समाचार लेकर हाजिर हूं मैं संध्या शर्मा। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं अब तक की हेडलाइंस के साथ। बिहार की 75 लाख महिलाओं के खाते में आएंगे 10-10 हजार रुपए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लॉन्च करेंगे मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना। वरिष्ठ भाजपा नेता अमित शाह आज लेंगे बेतिया में पूर्वी और पश्चिमी चंपारण समेत सारण की क्षेत्रीय बैठक। वहीं कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी पटना में करेंगी महिलाओं से संवाद। लेह में हालात शांतिपूर्ण, उपराज्यपाल ने दिए शांति और सुरक्षा सुनिश्चित करने के निर्देश। एहतियात के तौर पर आज भी शैक्षणिक संस्थान बंद। विकास को निशाना बनाकर वैश्विक शांति नहीं संभव। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर का न्यूयॉर्क में G20 विदेश मंत्रियों की बैठक में बयान। आतंकवाद पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाने का आग्रह। और MiG-21 आज भरेगा अपनी अंतिम उड़ान। कारगिल युद्ध और बालाकोट स्ट्राइक में दुश्मन के छक्के छुड़ाने वाला फाइटर जेट बन जाएगा इतिहास। सभी समाचार विस्तार के साथ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में प्रतिष्ठित राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार 2024 प्रदान करेंगी। देश के सबसे पुराने सम्मानों में से एक ये पुरस्कार भूविज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में असाधारण उपलब्धियों और उत्कृष्ट योगदान के लिए व्यक्तियों और संगठनों को प्रदान किया जाता है। खनन मंत्रालय प्रतिवर्ष 3 श्रेणियों में पुरस्कार देता है। इनमें राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार के साथ आजीवन उपलब्धि का राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार और राष्ट्रीय युवा भूवैज्ञानिक पुरस्कार शामिल हैं। केंद्रीय कोयला और खनन मंत्री जी किशन रेड्डी और राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे भी इस समारोह में शामिल होंगे। बिहार की महिलाओं को नवरात्र में आज उपहार मिलने वाला है। यहां 75 लाख महिलाओं के खाते में आज 10-10 हजार रुपए ट्रांसफर होंगे, यानी कि कुल 7,500 करोड़ रुपए का हस्तांतरण होगा। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिहार की मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना का श्री गणेश करने वाले हैं। ये योजना राज्य के प्रत्येक परिवार की एक महिला को वित्तीय सहायता प्रदान करेगी और वो अपनी पसंद का रोजगार या आजीविका से जुड़ी गतिविधियां शुरू कर सकेंगी। इसमें कृषि, पशुपालन, हस्तशिल्प, सिलाई बुनाई और अन्य लघु स्तरीय उद्यम शामिल हैं। बिहार विधानसभा चुनाव की घोषणा से पहले दिन ब दिन राजनीतिक दलों की हलचल तेज होते जा रही है। सत्तारूढ़ गठबंधन की बात की जाए तो आज बीजेपी के वरिष्ठ नेता और केंद्र में मंत्री अमित शाह आज बिहार के 2 दिवसीय दौरे पर पटना पहुंचेंगे। इस दौरान 4 शहरों में कार्यकर्ता सम्मेलन में वो हिस्सा लेंगे। आज की अगर बात की जाए तो अमित शाह बेतिया में पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण और सारण की क्षेत्रीय बैठक की अध्यक्षता करेंगे और इस बैठक में पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं के साथ चुनाव जीतने की रणनीति पर मंथन भी किया जाएगा। तो एक तरफ आज बिहार में मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की शुरुआत होने जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस आज पटना में महिला संवाद कार्यक्रम में हिस्सा लेगी। महिलाओं से ये संवाद बिहार प्रदेश कांग्रेस कार्यालय सदाकत आश्रम में होगी। इसके बाद प्रियंका गांधी दोपहर 3 बजे मोतिहारी में जनसभा करेंगी। दरअसल कांग्रेस पार्टी बिहार में नारी आर्थिक हक के रूप में राज्य की हर महिला को हर साल 30,000 रुपए देने का वादा कर रही है। बिहार में महागठबंधन के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर भारी खींचतान भी है। कांग्रेस 70 सीटों की मांग कर रही है, जिसमें 2020 में जीती हुई और कम अंतर से हारी हुई सीटें शामिल हैं, तो वहीं आरजेडी 125 से अधिक सीटों का दावा कर रही है। लेफ्ट और अन्य सहयोगी दलों की बढ़ती मांग ने भी इनके समीकरण को जटिल बना दिया है। तो आइए देखते हैं महागठबंधन में सीट बंटवारे में उलझे समीकरणों पर हमारी एक खास रिपोर्ट। तेजस्वी यादव की बिहार अधिकार यात्रा को कांग्रेस की यात्रा के जवाब के रूप में देखा जा रहा है। आरजेडी के इन राजनीतिक पैंतरों से बिहार में महागठबंधन के बीच सीट शेयरिंग का पूरा समीकरण और भी उलझ गया है। एक हमारा साझा इंडिया गठबंधन का प्रोग्राम हुआ, बचे हुए क्षेत्रों में तेजस्वी यादव दोबारा चले गए, क्योंकि कब चुनाव आयोग घोषणा कर देगा, कब आदर्श आचार संहिता लगा देगा, कोई ठिकाना नहीं। सबकी अलग अलग प्रोग्राम है। राहुल गांधी का भी है, राष्ट्रीय नेता हैं, देश भर में सब जगह उनको जाना पड़ता है।
हालांकि कांग्रेस का कहना है कि महागठबंधन का एकमात्र लक्ष्य एनडीए को हराना है और इसके लिए वे समझौता करने को तैयार हैं, लेकिन पर्दे के पीछे सीटों की यह खींचतान और मुख्यमंत्री पद पर असहमति महागठबंधन की मुश्किलें लगातार बढ़ा रही है। जहाँ गठबंधन में है तो सबको तो कंप्रोमाइज करना पड़ता है ना, एक दो सीट तो आगे पीछे होते ही रहता है। ऐसा थोड़े है कि जो पिछले बार हुआ वही इस बार हो और जो इस बार हो रहा होगा जो आगे हो, ऐसी बात तो है नहीं। तो इसलिए कोई इस तरह के बातें नहीं है। अभी चल रही है चर्चा में, अभी मीटिंग हो रही है। आज भी दिल्ली में हम लोग का कांग्रेस पार्टी की बैठक है। इधर महागठबंधन का एक और महत्वपूर्ण घटक दल CPI-ML ने 40 विधानसभा सीटों पर अपनी दावेदारी पेश की है। हम लोग जो है 40 सीट पर चुनाव की तैयारी कर रहे हैं और 40 सीटों का लिस्ट हम लोगों राष्ट्रीय जनता दल को, कांग्रेस पार्टी को भी हम लोग दे चुके हैं। अब 40 में देखा जाए कि 40 का मतलब रिजिड नहीं है, 40 सीट की तैयारी के हम दिए हैं और उसमें से कम से कम 30 से 35 तक मिलना ही चाहिए। बीते विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने 70 सीटों पर अपने उम्मीदवार दिए थे। 5 साल बाद अब महागठबंधन की तस्वीर बदली हुई है। मुकेश सहनी की पार्टी VIP के अलावा पशुपति पारस की RLJP और हेमंत सोरेन की JMM को भी महागठबंधन में सीटें देनी है। इस वजह से RJD के साथ साथ कांग्रेस को भी अपनी सीटें कम करनी पड़ सकती हैं। महागठबंधन में राजद 140 सीट चाहता है, कांग्रेस को 70 सीटें चाहिए। VIP 60 सीट मांग रहा है, माले 40, CPI 24, CPM 11 सीट मांग रही है। RJD पर सभी दल दबाव डाल रहे हैं और तेजस्वी के नेतृत्व पर भी सहमति नहीं है। कांग्रेस का कहना है कि चुनाव के बाद तय होगा कि CM फेस कौन होगा। कैमरामैन विनय तिवारी के साथ कुमार आलोक, DD न्यूज, पटना। और चुनाव आयोग ने वोटों की गिनती से जुड़े नियम में कुछ बदलाव किए हैं। अब पोस्टल बैलेट्स की गिनती के बाद ही EVM के वोटों की गिनती शुरू की जाएगी। इससे पहले पोस्टल बैलेट्स और EVM वोटों की मतगणना अलग अलग की जाती थी। चुनाव आयोग ने अपने ही 2019 के फैसले को पलटा है। अब इस बदलाव के तहत EVM के वोटों की गिनती के आखिरी राउंड या उससे पहले वाले राउंड से पहले पोस्टल बैलेट की गिनती करना अनिवार्य हो गया है। और अब बात DD न्यूज की खास सीरीज जन जन के प्रधानमंत्री की, जिसमें DD न्यूज ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सशक्त और दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 11 सालों से चलाए जा रहे विभिन्न जन कल्याणकारी और लोकप्रिय योजनाओं का गहन विश्लेषण किया और उन योजनाओं का लेखा जोखा आपके सामने लेकर आए हैं। इसी कड़ी में आज बात देश भर में बिछ रही सड़कों के जाल की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार पूरे देश में सड़क नेटवर्क को सुदृढ़ कर रही है। मोदी सरकार में राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क में 60% की वृद्धि देखने को मिली है और साथ ही देश भर के सभी गांवों को 12मासी सड़क मार्ग से जोड़ने का कार्य तेजी से चल रहा है। भारत की प्रगति में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का योगदान अभूतपूर्व है। जहां एक ओर उन्होंने विकास की परिभाषा को नई ऊंचाई दी है, वहीं दूसरी ओर भारत को एक सशक्त, आत्मनिर्भर और वैश्विक नेतृत्व की दिशा में भी अग्रसर किया है। उनका विजन केवल वर्तमान तक सीमित नहीं है, बल्कि 2047 तक विकसित भारत के निर्माण का संकल्प है। इसी दृष्टिकोण से उन्होंने आधारभूत ढांचे, विशेषकर सड़कों और राजमार्गों पर जोर दिया, क्योंकि यह किसी भी राष्ट्र की आर्थिक धमनियों के समान होते हैं। दरअसल भारत की कहानी एक नई दिशा में तब मुड़ी जब 2014 में नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री पद संभाला। उन्होंने समझा कि किसी भी राष्ट्र की प्रगति की रीढ़ उसकी सड़कें होती हैं। गांव से शहर, बंदरगाह से उद्योग, प्रत्येक जुड़ाव सड़क से ही संभव है। वर्ष 2014 में भारत का राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क 91,287 किलोमीटर था, लेकिन आज यह बढ़कर 1,46,195 किलोमीटर हो चुका है, यानी 60% की वृद्धि। 4 लेन से अधिक चौड़े राजमार्ग 18,000
278 किलोमीटर से बढ़कर 45,947 किलोमीटर हो गए हैं। हाई स्पीड कॉरिडोर 93 किलोमीटर से छलांग लगाकर 2,474 किलोमीटर तक पहुंच चुका है। सड़क निर्माण की रफ्तार 11.6 किलोमीटर प्रतिदिन से बढ़कर 34 किलोमीटर प्रतिदिन हो गई है। 2020-21 में 13,327 किलोमीटर सड़क बनाकर ऐतिहासिक रिकॉर्ड कायम हुआ। देखिए, सड़कों के निर्माण की अगर हम लोग बात करें तो 2019-20 से लेकर के 2023-24 के बीच में हर वर्ष जो है वो 10,000 किलोमीटर से लगभग 12,500-13,000 किलोमीटर तक सड़कें बनाई गई। और एक समय ऐसा आया था कि प्रतिदिन जो सड़क बनाने की रफ्तार थी वो 37 किलोमीटर तक पहुंच गई थी। इतना ही नहीं, मोदी सरकार ने निवेश में भी नया अध्याय लिखा। 2013-14 से 2024-25 तक सड़क अवसंरचना पर 6.4 गुना अधिक निवेश हुआ और बजट आवंटन में 570% की बढ़ोतरी। आज भारत के पास 63 लाख किलोमीटर का सशक्त सड़क नेटवर्क है। भारतमाला परियोजना के तहत 34,800 किलोमीटर सड़कों का निर्माण हो रहा है, जिसमें से 17,411 किलोमीटर पूरा हो चुका है। अमृतसर, जामनगर, वाराणसी, कोलकाता और पुणे बेंगलुरु एक्सप्रेसवे जैसे मार्ग उद्योग और यात्रा को नई गति देंगे। वहीं सेतु भारतम परियोजना के अंतर्गत 208 नए पुल और 1500 पुराने पुलों का उन्नयन भी हो रहा है। प्रधानमंत्री मोदी का विजन भविष्य के लिए और भी बड़ा है। विजन 2047 के अंतर्गत भारत को 2 लाख किलोमीटर हाई स्पीड कॉरिडोर, 73 मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क और ग्रीन टेक्नोलॉजी आधारित सड़कों से सुसज्जित करना है। आज भारत का लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स 54वें से घटकर 38वें स्थान पर पहुंच चुका है। यह केवल आंकड़े नहीं बल्कि उस नेतृत्व की कहानी है जिसने भारत की धड़कन को नई सड़कें दी और 2047 तक विकसित भारत के सपने को साकार करने का संकल्प लिया। और बुलेटिन में फिलहाल रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहिए डीडी न्यूज के साथ। लाल रंग इसका अपार, तीखा कम है फिर भी स्वाद, बेमिसाल बेमिसाल MDH कश्मीरी, MDH कश्मीरी, MDH। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। पता है, कल जो है मेरे घर पर NSO के अधिकारी आए थे। मैंने तो उन्हें सारी सही जानकारी दे दी। हाँ, मेरे घर पे भी आए थे। अच्छा, तो मैंने भी उनको सारी जानकारी दी। ये NSO क्या है और क्या जानकारी दी आप लोगों ने उन्हें? अरे NSO यानी नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, जो इस समय पूरे देश में हाउस होल्ड हेल्थ एक्सपेंडिचर सर्वे कर रहा है, जिसके अंतर्गत पूछा जा रहा है कि पिछले 1 साल में किस तरीके की बीमारियां हुई हैं, कितना खर्चा आया है और बीमा का फायदा हुआ या नहीं। और अगर किसी घर में महिला माँ बनी है, कोई टीकाकरण की गई जाँचें और डिलीवरी किसके द्वारा हुई, कहाँ हुई, और सबसे जरूरी बात, माँ और बच्चा सुरक्षित है या नहीं। और ऐसी स्वास्थ्य संबंधी जानकारियाँ इकट्ठी की जाती हैं और हमसे साझा की गई जानकारी के द्वारा सरकार ये तय करती है कि आने वाले समय में स्वास्थ्य संबंधी नीतियाँ कैसी हों, सुविधाएं बेहतर कैसे बने। और सबसे महत्वपूर्ण बात, ये सारी जानकारी 100% गोपनीय रखी जाती है। हमने तो अपनी जिम्मेदारियां निभा दी, अब बारी है आपकी। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। ब्रेक के बाद समाचार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। केंद्र सरकार की ओर से जीएसटी कम किए जाने के बाद से उत्सवों की रौनक दोगुना हो गई है। जीएसटी बचत उत्सव में लोग जमकर खरीदारी कर रहे हैं। जीएसटी कम होने से उपभोक्ता के साथ साथ व्यापारी वर्ग भी खासा खुश है। उनका मानना है कि इससे उनके व्यापार में सुधार होगा। इन सुधारों के लिए व्यापारी पीएम मोदी को धन्यवाद भी कर रहे हैं।
मेरे हिसाब से बहुत अच्छा रिफॉर्म आया हुआ है। स्लैब्स कम हो गए हैं, फोकस्ड है, काफ़ी जो डेली नीड्स और ज़रूरतें वाले चीज़ें हैं उनके जीएसटी कम हुई है। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस जैसे फंडामेंटल राइट्स जो मेरे हिसाब से है लोगों के, उस पर जीएसटी कम हुआ है। सो ये अभी जो फेस्टिव सीजन आ रहा है, दुर्गा पूजा बंगाल में और दिवाली और काफ़ी अदर चीज़, उसमें काफ़ी मेरे हिसाब से इंक्रीज होगा कंजम्पशन में। ये पूरा चीज़ देश के लिए बहुत अच्छा है, लोगों के लिए बहुत अच्छा है। चीज़ें काफ़ी सस्ती हो गई हैं और काफ़ी बेनिफिट मिलेगा लोगों को। देखिए, मुझे लगता है कि गवर्नमेंट ने पिछले कुछ सालों में बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेप्स लिए हैं, जिसका बेनिफिट सारे इंडस्ट्रीज को, हर एक कंज्यूमर को मिलने वाला है। ये जीएसटी का जो चेंज है, ऑल्दो ये हमारी इंडस्ट्री में नहीं आया है, लेकिन मुझे लगता है कि इससे पूरे भारत में कंजम्पशन में एक इम्पेटस आएगा। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की आज जयंती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर उन्हें श्रद्धांजलि दी है। सोशल मीडिया एक्स पर पीएम ने लिखा है कि पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि। हम उनके लंबे सार्वजनिक जीवन के दौरान राष्ट्र के प्रति उनके योगदान को याद करते हैं। आज नवरात्र का 5वां दिन है। पीएम मोदी ने माता भगवती के 5वें स्वरूप मां स्कंद माता को प्रणाम किया और एक्स पर लिखा कि नवरात्रि में आज माता के 5वें स्वरूप देवी स्कंद माता की विशेष उपासना होती है। उनसे करबद्ध प्रार्थना है कि वे अपने सभी भक्तों को सुख, समृद्धि और सौभाग्य का आशीर्वाद दें। उनके ममतामयी स्नेह से हर किसी के जीवन में नई ऊर्जा और उमंग का संचार हो। तो शारदीय नवरात्र का आज 5वां दिन है और देश भर के मंदिरों और घरों में मां दुर्गा की विशेष पूजा आराधना की जा रही है। मंदिरों में सुबह से ही भक्तों की भीड़ देखी जा सकती है। दिल्ली के छतरपुर में श्री आद्या कात्यायनी शक्तिपीठ मंदिर में सुबह से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है। खबरों में बढ़ते हैं आगे। महाकाल की नगरी उज्जैन में नवरात्रि के मौके पर एक गरबा पंडाल के आयोजकों ने आई लव महाकाल के पोस्टर लगाए हैं। बीते कुछ दिनों से चल रहे आई लव मोहम्मद पोस्टर के विरोध में एक कदम उठाया गया। गरबा में भाग लेने वाले 5000 से अधिक लोगों ने एक साथ बाबा महाकाल के जयकारे लगाए, जिससे पूरा पंडाल आई लव महाकाल की गूंज से भर गया। आयोजकों ने बताया कि ये महाकाल के प्रति अपनी गहरी आस्था प्रकट करने का तरीका है। जैसे ही डांडिया की धुन शुरू हुई, पूरा पंडाल जय महाकाल के नारों से गूंज उठा। लोगों का कहना है कि अगर नगर निगम शहरों के नाम से बैनर लगा सकता है, तो वे अपने आराध्य देव के लिए आई लव महाकाल का बैनर क्यों नहीं लगा सकते। तो आस्था के अलग अलग रूप गरबा पंडालों में नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 सितंबर को सुबह 11 बजे मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से अपने विचार साझा करेंगे। दूरदर्शन और आकाशवाणी के सभी नेटवर्क, समाचार वेबसाइट और न्यूज ऑन मोबाइल ऐप पर कार्यक्रम का सीधा प्रसारण होगा। इस कार्यक्रम में कई बार प्रधानमंत्री आम लोगों के विचार और सुझाव को भी साझा करते हैं और इस मासिक कार्यक्रम के माध्यम से न केवल बड़े राष्ट्रीय मुद्दों पर बात होती है, बल्कि स्थानीय और सामाजिक परिवर्तन को लेकर हो रही कोशिशों का भी जिक्र होता है। रुक करते अगली खबर का। लेह में बुधवार को हुई हिंसक झड़पों के बाद प्रतिबंधों का पालन करते हुए अब स्थिति नियंत्रण में है। कल पूरी तरह यहां शांति रही। हालांकि एहतियात के तौर पर लेह में आज भी सभी शैक्षणिक संस्थान बंद रखे गए हैं। इस बीच उपराज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने लेह में हालात की समीक्षा की। उन्होंने विरोध प्रदर्शन के बाद लद्दाख में पैदा हुई स्थिति का आकलन भी किया। एलजी ने अधिकारियों को लद्दाख में शांति और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित किया। ये भी कहा कि सतर्कता बरतते हुए एजेंसियों के साथ समन्वय बनाकर काम किया जाए। हिंसा में घायल हुए एक प्रदर्शनकारी को बेहतर उपचार के लिए दिल्ली के एम्स में एयरलिफ्ट किया गया और बाकी घायलों का लेह शहर के जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। दिल्ली हाईकोर्ट ने आईबी अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या के मामले में पूर्व पार्षद
ताहिर हुसैन को जमानत देने से इनकार किया है। आदेश में कहा गया है कि साक्ष्यों से पता चलता है कि जब शर्मा आरोपियों को शांत करने और उनसे कानून अपने हाथ में ना लेने का आग्रह कर रहे थे तो उन्हें पकड़ लिया गया, घसीटा गया और धारदार हथियार से 51 बार उन पर वार किया गया। उसके बाद उनका शव पास के नाले में फेंक दिया गया। गौरतलब है कि वर्ष 2020 फरवरी में दिल्ली दंगों के दौरान इंटेलिजेंस ब्यूरो कर्मचारी अंकित शर्मा की हत्या हुई थी, जिसे हाईकोर्ट ने गंभीर हत्या मानते हुए पूर्व पार्षद की जमानत को खारिज कर दिया है। तो आपको बता दें कि आईबी अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या के मामले में आरोपी है ताहिर हुसैन, जो 2020 फरवरी में दिल्ली दंगों के दौरान अंकित शर्मा की हत्या के आरोपी। कोर्ट ने अंकित शर्मा की हत्या को गंभीर माना है। और आइए बात करते हैं मिग-21 फाइटर प्लेन की। 6 दशक से अधिक समय भारत के आसमान पर राज करने वाला, अपनी दहाड़ से दुश्मनों का मनोबल तोड़ने वाला मिग-21 फाइटर जेट भारतीय वायुसेना से आज रिटायर हो रहा है। मिग-21 का सफर सिर्फ धातु, पंख और इंजन की कहानी नहीं है, बल्कि उन पायलटों की धड़कन की गाथा है जिन्होंने इसके कॉकपिट से दुश्मनों को चुनौती दी। विदाई के बाद मिग-21 भले ही आकाश में ना दिखे, लेकिन इसकी दहाड़ हमेशा भारतीय दिलों में गूंजती रहेगी और इसके शौर्य की कहानियां आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा देती रहेगी। एक ऐसा एयरक्राफ्ट जिसकी गर्जना, कलाबाजी और फुर्ती पर आसमान भी इतराता था, जो सिर्फ एक लड़ाकू विमान ही नहीं बल्कि साहस की आवाज, शक्ति का प्रतीक और भारत के आसमान की ढाल था, जिसने 6 दशकों से अधिक समय तक भारतीय आसमान पर राज किया और भारतीय वायुसेना को गति, शक्ति और साहस के प्रतीक के रूप में सेवा दी, जिसके बदौलत कई युद्धों में भारत ने निर्णायक बढ़त बनाई और जीत भी हासिल की। वो एयरक्राफ्ट कोई और नहीं बल्कि मिग-21 फाइटर एयरक्राफ्ट था। अपने समय के सबसे उन्नत फाइटर जेट और ध्वनि की गति से 2 गुनी रफ्तार से उड़ने वाला मिग-21 ने 1965, 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध से लेकर कारगिल युद्ध और बालाकोट एयर स्ट्राइक तक में बेहद अहम भूमिका निभाई। कौन भूल सकता है उस पल को जब विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान ने बालाकोट स्ट्राइक के बाद इसी मिग-21 बाइसन से पाकिस्तान के घमंड को चकनाचूर करते हुए उसके F-16 फाइटर विमान को मार गिराया था। मिग-21 के भारतीय वायुसेना में शामिल करने की कहानी भी काफी दिलचस्प है। दरअसल वो 1963 का साल था। इससे पहले 1962 में भारत को चीन से हार का सामना करना पड़ा था। भारतीय वायुसेना तब तक अपनी पुराने जमाने के विमानों का ही इस्तेमाल कर रही थी, जबकि पाकिस्तान पहले से ही उन्नत F-86 सेबर विमान उड़ा रहा था और उसे जल्द ही अमेरिका से F-104 स्टार फाइटर मिलने वाले थे। ऐसे में भारत को अपनी वायु सीमा की सुरक्षा के साथ ही वायुसेना के आधुनिकीकरण की सख्त जरूरत थी। उसी समय तत्कालीन सोवियत संघ ने तब के सबसे उन्नत और दुनिया के बेहतरीन एडवांस इंटरसेप्टर एयरक्राफ्ट मिग-21 देने की पेशकश की। सोवियत संघ के इस सिंगल इंजन वाले सिंगल सीटर फाइटर जेट की गति ध्वनि की गति से भी 2 गुनी थी। उसने तकनीक हस्तांतरण और स्थानीय उत्पादन का अधिकार भी भारत को दे दिया। मिग-21 के भारत आने के साथ ही विमानन के क्षेत्र में एक नए इतिहास गढ़ने की शुरुआत भी हो गई। एक नए स्क्वाड्रन का गठन किया गया, जिसे पहला सुपरसोनिक उपनाम दिया गया था और भविष्य में भारतीय वायुसेना की रीढ़ बनने वाले इस सुपरसोनिक फाइटर जेट का पहला जत्था अप्रैल 1963 में चंडीगढ़ एयरबेस पहुंचा, जिन्हें सोवियत इंजीनियरों द्वारा अलग अलग किटों से जोड़कर बंबई से आगरा होते हुए चंडीगढ़ लाया गया था। भारत के लिए ये सिर्फ एक विमान की खरीदारी नहीं था, बल्कि तत्कालीन सोवियत संघ के साथ भारत की पहली बड़ी तकनीकी साझेदारी थी, जो सोवियत संघ के खत्म होने के बाद भी रूस से बदस्तूर जारी है। ये शुरुआती विमान भारत के लिए बुनियादी लेकिन क्रांतिकारी थे, जिसने भारतीय वायुसेना को अपराजय बना दिया। अपनी क्षमता और गुणवत्ता को सही साबित करते हुए मिग-21 का गौरवशाली इतिहास सभी पीढ़ियों के विमानों को मार गिराने का रहा है। हालांकि कभी भारतीय वायुसेना की शान कहे जाने वाले मिग-21 को कई
कई चुनौतियों का सामना भी करना पड़ा। पुरानी तकनीक और रखरखाव की चुनौतियों की वजह से ये बार बार हादसे का शिकार होने लगा। वहीं आधुनिक तकनीकों से लैस नई पीढ़ी के लड़ाकू विमानों के आने के बाद कभी आसमान का सितारा होने वाले इस फाइटर जेट को अब रिटायर होना पड़ रहा है। MiG-21 के रिटायर होने के साथ ही एक युग का अंत हो रहा है। 1963 में जब MiG-21 भारतीय वायुसेना के जंगी बेड़े में शामिल हुआ तो उसका पहला ठिकाना बना 12 विंग एयरबेस चंडीगढ़। यहीं से इसकी पहली स्क्वाड्रन बनी और यहीं से इसकी शौर्य की कहानियां शुरू हुई और इसी चंडीगढ़ से ये आखिरी बार उड़ान भरेगा। भारतीय वायुसेना का गौरव, दुश्मनों का खौफ और आकाश का अडिग प्रहरी MiG-21 सिर्फ एक मशीन नहीं था, ये हमारी ताकत, हमारी आत्मा और हमारी जीत की गूंज था। ये हमेशा हमारी यादों में जिंदा रहेगा। रितु कुमार, DD न्यूज। और समाचार में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन DD न्यूज पर खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। नमस्कार।